आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान इतिहास के दूसरे चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का पहला पार्ट लेकर आया हूं। और इसी पार्ट में हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। पिछले 2 दिन से हम क्लास नहीं कर पा रहे थे कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यह चैप्टर दूसरा है सामाजिक विज्ञान इतिहास का कक्षा 9 का। और इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि यूरोप में समाजवाद का विस्तार कैसे हुआ, रूसी क्रांति के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय से ही पढ़ रहे हैं, कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण एक क्रांति हुई थी जिसको हम बोलते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया कि यूरोप का पूरी तरह से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचा को बदल कर रखा, पूरी तरह से बदल दिया। हमने पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस तरह से राजनीतिक परिवर्तन हुए थे, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने समाजवाद की संरचना में भी आमूल परिवर्तन की शुरुआत की थी। आमूल परिवर्तन की शुरुआत की थी। यूरोप और एशिया में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो। यूरोप और एशिया में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो। फ्रांसीसी क्रांति के विषय में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि फ्रांसीसी क्रांति के विषय में या फ्रांसीसी क्रांति के महत्व को भारत में किसने उल्लेख किया था, फ्रांसीसी क्रांति के महत्व पर किसने चर्चा किया था, अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो इसका उत्तर लिख लीजिए कि भारत में राजा राम मोहन अलग होगा, राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व पर चर्चा किया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चूंकि बहुत अधिक विश्लेषण करने का कोई यहाँ मतलब नहीं है। हमने फ्रांसीसी क्रांति के विषय में पढ़ा, पहले चैप्टर में ही हम पढ़े थे फ्रांसीसी क्रांति क्या था। हाँ, उसके आगे हम भी कक्षा 10 में जब पहुंचेंगे तब भी फ्रांसीसी क्रांति के विषय में पढ़ेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन से परिवर्तन हुए थे, अब पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में राजनीतिक परिवर्तन तो लाया ही, राजतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त करके प्रजातांत्रिक व्यवस्था का निर्माण किया, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने समाजवाद में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया था। या यूं कहें कि समाजवाद में परिवर्तनों की शुरुआत की थी, आमूल परिवर्तनों की नींव डाली थी फ्रांसीसी क्रांति ने। ठीक है, तो भारत में भी चूंकि यूरोप और एशिया में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि व्यक्तिगत अधिकारों पर और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, तो फ्रांसीसी क्रांति के विषय में भारत में भी फ्रांसीसी क्रांति के महत्व पर चर्चा किया था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में फ्रांसीसी क्रांति के महत्व पर किसने चर्चा किया था, तो भारत में फ्रांसीसी क्रांति के महत्व पर राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने चर्चा किया था। इतना क्लियर है। इसके बाद हम ऐसा नहीं था कि यूरोप के सभी लोग परिवर्तन चाहते थे,
कुछ लोग ऐसे भी थे जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, और कुछ लोगों का यह मानना था कि परिवर्तन हो लेकिन तीव्र गति से ना हो, धीरे धीरे परिवर्तन हो। तो आज हम इस टॉपिक में उन्हीं तीनों परंपराओं के विषय में चर्चा करेंगे, जिसका हम पिछले टॉपिक में भी चर्चा किए थे कि उदारवादी क्या है, रूढ़िवादी क्या है, हाँ, और रेडिकल क्या है। इन तीनों परंपराओं के विषय में भी हम आज चर्चा करेंगे, और इस पार्ट में हम यूरोप में समाजवाद की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद अगले पार्ट से हम रूसी क्रांति के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व पर चर्चा किया था। इतना पॉइंट क्लियर है, यहां से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद चूंकि यूरोप में सभी लोग नहीं चाहते थे कि परिवर्तन हो, कुछ लोग ही चाहते थे कि परिवर्तन हो, और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि परिवर्तन हो लेकिन तीव्र गति से ना हो, परिवर्तन हो लेकिन तीव्र गति से ना हो, धीरे धीरे करके परिवर्तन हो। तो ऐसी तीन परंपराएं थी, ऐसी यूरोप में तीन परंपराएं थी, और वे तीनों परंपराएं कौन कौन सी थी? उदारवादी, रूढ़िवादी और रेडिकल। ये तीनों परंपराएं थी जिनका मानना था, हम यूं कहें कि यूरोप के समाजवाद में तीन विचारधारा थे। यूरोप के समाजवाद में यह तीन विचारधारा थी। अगर प्रश्न पूछे कि यूरोप के समाजवाद में तीन विचारधारा कौन कौन से थे, हाँ, या तीन परंपराएं कौन कौन सी थी, तो लिख लीजिए कि यूरोप के समाजवाद की तीन विचारधाराएं या परंपराएं कौन कौन सी थी? तीन परंपराएं थी। यूरोप के समाजवाद की तीन विचारधाराएं या तीन परंपराएं थी, और वे तीनों परंपराएं कौन कौन सी थी? तो उदारवाद, दूसरा था रूढ़िवाद, और रेडिकल। रेडिकल को आमूल परिवर्तनवादी भी कहते हैं। तो लिख लीजिए कि रेडिकल कोष्ठक में, रेडिकल के आगे कोष्ठक में लिख लीजिए आप, हम नीचे इसके लिख देते हैं कि रेडिकल को आमूल परिवर्तनवादी, ठीक है। ये तीन परंपराएं थी। यूरोप के समाजवाद की जो तीन विचारधाराएं या तीन परंपराएं थी, वे कौन कौन सी थी? प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है तो टीचर कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो यूरोप के समाजवाद की जो तीन विचारधाराएं या तीन परंपराएं थी, वे कौन कौन सी थी? उदारवाद, रूढ़िवाद और रेडिकल, जिसे हम आमूल परिवर्तनवादी भी कहते थे। इतना क्लियर है? यहां से कोई भी डाउट होगा तो उसे आप दोबारा से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपके पॉइंट के रूप में काम देंगे। भविष्य में कोई भी अगर आपसे यहां से संबंधित प्रश्न पूछता है कि फ्रांसीसी क्रांति के विषय में फ्रांसीसी क्रांति के महत्व पर भारत में किसने चर्चा किया था, तो फ्रांसीसी क्रांति के महत्व पर भारत में राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने चर्चा किया था। आपके क्लास के अकॉर्डिंग भी यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आपसे अगला प्रश्न है, पूछ सकता है कोई भी कि यूरोप के समाजवाद की तीन विचारधाराएं या तीन परंपराएं कौन कौन सी थी, तो उदारवाद, रूढ़िवाद और रेडिकल। रेडिकल को हम आमूल परिवर्तनवादी भी कहते हैं, ठीक है। यूरोप में कितने विचारधाराएं या कितनी परंपराएं थी, तो उत्तर में होगा तीन। और तीनों परंपराएं कौन कौन सी थी?
उदारवाद, रूढ़िवाद और रेडिकल। इतना क्लियर है? यहां से कोई डाउट? ठीक, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कि उदारवाद की क्या विचारधारा थी, रूढ़िवाद की कैसी विचारधारा थी और रेडिकल की कैसी विचारधारा थी। रेडिकल जिसे आमूल परिवर्तनवादी भी कहते हैं, इनकी विचारधारा कैसी थी, इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, ठीक। अब चर्चा करेंगे कि उदारवाद क्या था, उदारवाद की विचारधारा कैसी थी। ठीक है, उदारवाद की विचारधारा कैसी थी, उसके बाद रूढ़िवाद की विचारधारा कैसी थी और रेडिकल जिसे आमूल परिवर्तनवादी भी कहते हैं, इनकी विचारधारा कैसी थी, इनके विषयों में हम अब चर्चा करेंगे। उसके बाद समाजवाद के विषय में चर्चा करेंगे कि समाजवाद क्या था, समाजवाद के कुछ विचार धारक थे, उनके विषय में चर्चा करेंगे और फिर इस पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिए आप लोग उदारवाद, कि उदारवाद की विचारधारा कैसी थी, उदारवाद की विचारधारा कैसी थी। अगर आप प्रश्न लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या आप यह भी लिख सकते हैं कि यूरोप के समाजवाद की तीनों परंपराओं पर टिप्पणी कीजिए। अगर इसे आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर आप सिंगल वाइज तैयार करना चाहते हैं, अलग अलग रूपों में तैयार करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से प्रश्न लिख सकते हैं कि उदारवाद की विचारधारा कैसी थी। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए उदारवाद। उदारवाद, उदारवाद में लिखिए यूरोप के समाज परिवर्तनों में, यूरोप के समाज परिवर्तनों में, समाज परिवर्तनों में समाज परिवर्तनों में एक समूह उदारवाद था। यूरोप के समाज परिवर्तनों में, यूरोप में जो सामाजिक परिवर्तन, यही तीन परंपराएं थी, यही तीन समूह थे, यही तीन विचारधारा थी। तो यूरोप के समाज परिवर्तनों में एक समूह उदारवाद था। उदारवाद कैसा राष्ट्र चाहते थे, यह प्रश्न पूछा जाएगा कि उदारवाद कैसा राष्ट्र चाहते थे। तो लिखिए उदारवाद एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी को, जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान, बराबर का सम्मान और बराबर का सम्मान और अधिकार मिले। जो उदारवादी थे वे एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और अधिकार मिले।
जैसा हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि यूरोप में प्रायः यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक ही धर्म का प्रभुत्व था। जैसे इंग्लैंड में या यूं कहें ब्रिटेन में ब्रिटेन की सरकार जो थी या ब्रिटेन के जो लोग थे वे चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करते थे। तो वहीं स्पेन और ऑस्ट्रिया की सरकार कैथोलिक चर्च के विषय में चर्चा करते थे, मतलब समर्थन करते थे। तो यूरोप के जो देश थे उसमें प्रायः एक ही धर्म का प्रभुत्व था, एक ही धर्म का वर्चस्व था। जैसे ब्रिटेन की सरकार जो थी वह चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, तो ऑस्ट्रिया और स्पेन की जो सरकार थी वह कैथोलिक चर्च का समर्थन करते थे। अगर आपसे यहां से प्रश्न भी पूछ सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, और आपसे भी पूछ सकता है कि ब्रिटेन की सरकार किस चर्च का समर्थन करती थी, तो ब्रिटेन की जो सरकार थी वह चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। इसे आप पॉइंट के रूप में लिखना चाहें तो अलग से लिख लीजिए कि ब्रिटेन की सरकार किस चर्च का समर्थन करता था, तो ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करता था। और इसी तरह से ऑस्ट्रिया और स्पेन की जो सरकार थी वह किसका समर्थन करती थी या किस चर्च का समर्थन करती थी, तो वे जो थे वे कैथोलिक चर्च का समर्थन करते थे। तो यूरोप में जो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा थी जो एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे या एक ऐसे राष्ट्र के विषय में विचार कर रहे थे कि एक ऐसा राष्ट्र हो जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और अधिकार मिले। ठीक है, जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और अधिकार मिले। उसके बाद उदारवाद एक चीज और नहीं चाहते थे, उदारवादी वंश आधारित सत्ता, उदारवादी वंश आधारित सत्ता का समर्थन नहीं करते थे। नहीं करते थे। इनका जो विचार था कि वंश आधारित सत्ता न हो, यानी कि प्रजातंत्र हो, राजतंत्र न होकर प्रजातंत्र या प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था हो। तो उदारवादी वंश आधारित सत्ता का समर्थन नहीं करते थे। अगर हम कहें तो वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। और एक चीज और था, उदारवादी सभी वयस्क लोगों के मताधिकार का भी विरोध करते थे। तो लिख लीजिए कि उदारवाद समूह सभी वयस्क मताधिकार अर्थात सभी नागरिकों को मत देने के अधिकार के
पक्ष में नहीं थे, पक्ष में नहीं थे। इनका मानना था कि मत करने का अधिकार केवल उन्हें मिले, मत करने का अधिकार केवल उन्हें मिले जो शिक्षित हों, जो शिक्षित हों। सभी वयस्क मताधिकार या सभी नागरिकों को यह मत का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। तो उदारवादी विचारधारा कैसी थी कि यूरोप के समाज परिवर्तनों में एक समूह उदारवाद था। ठीक है, उदारवाद एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे कि जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और अधिकार मिले। उदारवादी वंश आधारित सत्ता के विरोधी थे, या कह सकते हैं कि वंश आधारित सत्ता का समर्थन नहीं करते थे। उदारवाद समूह सभी वयस्क मताधिकार अर्थात सभी नागरिकों को मत देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। इनका मानना था कि मत का अधिकार, चूंकि मत एक, हम यूं कहें कि जो वोट का अधिकार है यह सबसे बड़ा अधिकार है, क्योंकि आप इसी का प्रयोग करके सत्ता में फेरबदल कर सकते हैं। तो उदारवादियों का ऐसा मानना था कि ऐसे लोगों को वोट करने का अधिकार न दिया जाए जो जाति व्यवस्था से ग्रसित हों, जो अनपढ़ हों। ठीक, क्योंकि ऐसे लोगों को वोट करने का अधिकार देने का मतलब है कि राजनीतिक तंत्र में या राजनीतिक प्रशासन में काफी दिक्कतें आएंगी, शासन व्यवस्था में काफी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ऐसे लोगों को जो जातिवादी हैं या जो अनपढ़ हैं उनको बहला फुसला कर पार्टियां वोट उनका ले लेती हैं। उसके बाद उन्हीं के अनुसार उन्हें कुछ लालच देकर जो राजनीतिक शासन व्यवस्था है उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, भारत में भी ऐसा होता है, भारत में भी ऐसा होता है। हालांकि भारत में 18 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्तियों को मत करने का अधिकार है, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं था। यूरोप में यूरोप की जो उदारवादी विचारधारा थी उनका मानना था कि केवल ऐसे लोगों को मत करने का अधिकार दिया जाए जो शिक्षित हों। ठीक है, तो इतना क्लियर है उदारवादी विचारधारा कैसी थी, इसके विषय में हमने जाना। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। यहां से अगर कोई डाउट होगा तो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। उदारवादी निजी संपत्ति के भी विरोधी थे, इसे भी आगे लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं रेडिकल। रेडिकल क्या था या रेडिकल की विचारधारा कैसी थी? यूरोप में हमें एक चीज देखने को मिला कि यूरोप में जो सामाजिक संरचना थी या जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें केवल पुरुषों को अधिकार था। पुरुषों की शक्ति का उल्लेख किया गया है, पुरुषों को ही माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। महिलाओं को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया। महिलाओं के साथ हम कहें तो अन्याय हुआ था। यूरोप में महिलाओं के साथ अन्याय हुआ था। जैसा कि हमने जाना कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि महिलाओं को मत करने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। मत करने का अधिकार महिलाओं को कब दिया गया था? 1946 ईस्वी में। ठीक है, तो यूरोप में जो 3 परंपरावादी थे या विचारधारा के, उनमें एक रेडिकल था। रेडिकल जो महिलाओं के मताधिकार का समर्थन करता था। तो लिखिए रेडिकल। रेडिकल की विचारधारा कैसी थी?
इसको कोष्टक में लिख लीजिए, आमूल परिवर्तनवादी। आमूल परिवर्तनवादी। इनमें और उदारवाद में बहुत अंतर देखने को नहीं मिलता। इनमें और उदारवाद में बहुत अंतर देखने को नहीं मिलता। लिख लीजिए कि रेडिकल समूह के लोग, रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार का समर्थन करते थे, ऐसी सरकार का समर्थन करते थे जो देश की आबादी के बहुमत के, जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। आधारित हो। ये लोग महिला मताधिकार का भी समर्थन करते थे। ठीक है। ये लोग जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी विशेषाधिकार के खिलाफ थे। किसी भी विशेषाधिकार के खिलाफ थे। ठीक है, इतना क्लियर है। यह निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। उदारवादी जो थे वे निजी संपत्ति के विरोधी थे, लेकिन ये लोग निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। चलिए, दिखाई दे रहा है कि रेडिकल या आमूल परिवर्तनवादियों का विचारधारा कैसा था। हाँ, इसके विषय में हमने रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार का समर्थन करते थे।
रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार का समर्थन करते थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। ये लोग महिला मताधिकार का भी समर्थन करते थे, ये लोग महिला मताधिकार का भी समर्थन करते थे। हमने जैसा कि पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि फ्रांस की क्रांति के बाद जो अधिकार मिले वह पुरुषों को ही मिला, वह पुरुषों को ही मिला, महिलाओं को उससे दूर ही रखा, महिलाओं को हम कहें तो एक दर्शक की भूमिका में रखा कि मतलब आप देखकर आनंद लीजिए, बाकी इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो दर्शक दीर्घा में रखा गया महिलाओं को और पुरुषों को ही सारे अधिकार दिए गए थे। लेकिन यूरोप में, यूरोप के समाजवाद में एक ऐसा वर्ग था, एक ऐसा समूह था, एक ऐसा परंपरावादी या एक ऐसी विचारधारा थी जो महिला मताधिकार का भी समर्थन करते थे, तो वे थे रेडिकल। रेडिकल जो लोग थे या रेडिकल विचारधारा के जो लोग थे वे महिला मताधिकार का भी समर्थन करते थे। ये लोग जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी विशेषाधिकार के खिलाफ थे। उदारवाद इन्हीं का समर्थन करता था, लेकिन रेडिकल जो था उनके खिलाफ थे, ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। इतना क्लियर है, इसी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम आगे चर्चा करेंगे रूढ़िवादी। रूढ़िवादी विचारधारा क्या है, फिर उसके बाद यूरोप के समाजवाद के विषय में चर्चा करेंगे, फिर आज का यह पार्ट कंप्लीट कर देंगे। चल अब हम रूढ़िवाद के विषय में चर्चा करेंगे। रूढ़िवाद क्या था? रूढ़िवाद एक ऐसी संस्था, रूढ़िवाद एक ऐसी परंपरा थी जो सरकार या सरकार और जो संस्था थी उसमें जो जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी ही चलती रहे। मतलब वे लोग परिवर्तन के विरोधी थे। एक लाइन में अगर समझना हो तो रूढ़िवाद परिवर्तन के विरोधी थे। वे लोग, रूढ़िवादी लोग नहीं चाहते थे कि परिवर्तन हो। बाद में उनको समझ में आया कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर आप समय के अनुसार परिवर्तन नहीं करेंगे, आप समय के अनुसार अपने में बदलाव नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। इसी पर हम एक उदाहरण देखते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि अगर आप परिवर्तन, चूंकि परिवर्तन एक चक्र है जो समय के साथ चलता है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अगर आप परिवर्तन नहीं करते हैं, आप अपने में बदलाव नहीं लाते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। ऐसा ही एक उदाहरण है नोकिया का मोबाइल। एक जमाना था कि सभी के हाथों में नोकिया फोन था, नोकिया फोन था। लेकिन जब नोकिया के पास एंड्रॉयड आया कि हमारे साथ आप टाई अप कीजिए, तो नोकिया ने मना कर दिया। उसके बाद एंड्रॉयड ने सैमसंग को अपने साथ ले लिया, उसके साथ टाई अप कर लिया। और आज देखिए कि सैमसंग कहां है और नोकिया कहां है। तो नोकिया ने परिवर्तन नहीं किया, आज उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। और सैमसंग ने समय के साथ चला तो आज उसका समय सबसे आगे चल रहा है। तो यही है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लेकिन जो रूढ़िवादी लोग थे, जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे, वे परिवर्तन के विरोधी थे, वे परिवर्तन के विरोधी थे। तो आइए हम चर्चा करते हैं रूढ़िवाद कि रूढ़िवादी लोग कैसे थे। चलिए
हम अब चर्चा करेंगे रूढ़िवाद के विषय में। आप लोग प्रश्न लिख लीजिए कि रूढ़िवाद की विचारधारा कैसी थी। रूढ़िवाद की विचारधारा कैसी थी। रूढ़िवाद हेडिंग डाल लीजिए, रूढ़िवाद। तो रूढ़िवाद लिखिए, यह एक ऐसी परंपरा, यह एक ऐसी परंपरा थी जो, एक ऐसी परंपरा थी जो सत्ता और स्थापित, जो सत्ता और स्थापित संस्थाओं, तथा रिवाजों पर जोर देता था। रिवाजों पर जोर देता था। ठीक है, रिवाजों पर जोर देता था। एक तेज बदलाव के बजाय, बजाय धीरे धीरे ये तेज बदलाव के बजाय धीरे धीरे बदलाव का समर्थन करते थे। कि मतलब बदलाव हो लेकिन बहुत धीरे हो, बदलाव का समर्थन करते थे। ठीक है, ये परिवर्तन के विरोधी थे, हमने आपको पहले ही बताया। और इनका जो विचारधारा थी वह इस तरह का था कि ये लोग तेज बदलाव के बजाय धीरे बदलाव का समर्थन करते थे। पहले ए परिवर्तन के विरोधी थे, परिवर्तन के विरोधी थे। परंतु फ्रांसीसी क्रांति के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे। ये लोग भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे। ठीक है ना, कि रूढ़िवादी जो परंपरा थी, यह एक ऐसी परंपरा थी जो सत्ता और स्थापित संस्थाओं तथा रिवाजों पर जोर देता था। इनका मानना था कि जो जैसी है उसको उसी तरह से बना रहना चाहिए, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कि सत्ता पर जिसका अधिकार है उसका बना रहे, जो रिवाजें चल रही हैं
वो रिवाजें चलती रहें, जो संस्थाएं हैं वे भी बनी रहें। मतलब ये किसी भी तरह के, चाहे वह सामाजिक हो, राजनैतिक हो या आर्थिक हो, तीनों परिवर्तनों का ये लोग क्या थे? विरोधी थे। पहले फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व रूढ़िवादी जो विचारधारा थी, यह एक मजबूत विचारधारा थी। सत्ता पे इन्हीं का वर्चस्व था, हमने पढ़ा भी था। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने इसके विषय में चर्चा भी किया था कि यह एक ऐसी परंपरा थी जो सत्ता और स्थापित संस्थानों तथा रिवाजों पर जोर देता था। ये तेज बदलाव के बजाय धीरे धीरे बदलाव का समर्थन करते थे। पहले परिवर्तन के विरोधी थे, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये लोग भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे कि हम बदलाव नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे यूरोप के समाजवाद के तीनों परंपराओं पर टिप्पणी लिखने को कहे तो आप इन्हीं तीनों परंपराओं को लिख दीजिएगा। और अगर आपसे अलग अलग करके पूछे कि आप उदारवाद के विषय में टिप्पणी कीजिए, तो हमने बताया आप रेडिकल क्या था? रेडिकल एक आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा थी। अगर आपसे कोई सिंपली वर्ड में पूछ ले कि यूरोप में रेडिकल क्या था, तो रेडिकल क्या था कि रेडिकल एक यूरोप में आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा था। ठीक है, इतना बता दीजिएगा। उसके बाद रूढ़िवाद कैसी सत्ता के विरोधी थे? तो रूढ़िवाद परिवर्तनवाद के विचारधारा के विरोधी थे। रूढ़िवाद किस विचारधारा के विरोधी थे? तो रूढ़िवादी परिवर्तनवाद के विचारधारा के विरोधी थे। ठीक है, इतना क्लियर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम समाजवाद के विषय में कुछ चर्चा करते हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे और फिर इस पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। चलिए, समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी विचारधारा या सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली संस्था जो थी वह समाजवाद था। तो इसी के विषय में हम चर्चा करते हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट कराएंगे, फिर इस पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। चलिए, समाजवाद क्या था? समाजवाद समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली संस्था थी। समाजवाद समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा थी। ठीक है, कि जो समाजवाद था यह क्या था कि यह जो समाज के पुनर्गठन, समाज चूंकि परिवर्तन के बाद जो समाज का गठन हुआ उसे हम पुनर्गठन कह सकते हैं, कि समाज के पुनर्गठन का सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली अगर विचारधारा थी तो वह समाजवाद था। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद
एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोग अपना ध्यान आकर्षित करते थे। समाजवादी जो थे यह निजी संपत्ति के विरोधी थे। यह निजी संपत्ति के विरोधी थे समाजवाद। ठीक है, तो इसी से संबंधित हम कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे कि समाजवाद के विषय में कुछ विचारधारकों के विषय में चर्चा करेंगे। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो कि समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामाजिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय या न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया था। तो चलिए हम यहां से लिखते हैं कि आप प्रश्न लिख लीजिए कि इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय या न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किसने किया था? तो लिखिए उत्तर में कि इंडियाना जो अमेरिका में है, अमेरिका में नया समन्वय या न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए विचारधारा का प्रयास इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने किया था। ठीक है, कि समाजवाद समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा थी। यह निजी संपत्ति के विरोधी थे और समाजवाद के विषय में चर्चा करते हुए रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय या न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए विचारधारा का प्रयास किया। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है या किसका विचार है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लिखिए इसे आप औद्योगिक समाज
समाज, पूंजीवाद समाज है, पूंजीवाद समाज है, यह विचारधारा मार्क्स का है, मार्क्स का है। ठीक है। औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है, यह विचारधारा किसका है? तो यह विचारधारा मार्क्स का है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम समाजवादियों के कुछ राजनीतिक संस्था और संगठन के विषय में चर्चा करेंगे। फिर इस पार्ट को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि पार्ट लंबा होता जा रहा है। 1 घंटे के ऊपर यह क्लास चलेगी। ठीक है, चलिए। तो औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है, यह विचारधारा मार्क्स का है। हर पॉइंट पर हम गहराई से चर्चा कर रहे हैं ताकि आप लोगों का कोई भी प्रश्न छूटे ना। हम अगर केवल प्रश्न और उत्तर लेकर चलते तो एक टॉपिक को एक क्लास में समाप्त किया जा सकता था, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में इतना सारा ज्ञान है, अगर आप लोग उसके विषय में नहीं जानेंगे तो फिर आप लोगों का एनसीईआरटी पढ़ना बेकार है। तो चलिए हम आगे अब चर्चा करते हैं कि समाजवादियों के कुछ राजनीतिक पार्टी और संगठन संस्था। तो समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भी बनाई थी। अंतरराष्ट्रीय संस्था भी समाजवादियों ने बनाई थी। समाजवादियों ने बनाई थी। ठीक है, कि जो समाजवाद थे, अगर आपसे यहां से प्रश्न पूछे कि द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था किसने बनाया था, तो समाजवादियों ने बनाया था। कि द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था समाजवादियों ने बनाई थी। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हम कुछ राजनीतिक पार्टियों के विषय में चर्चा करेंगे कि जर्मनी में समाजवादियों ने, लिख लीजिए कि जर्मनी में समाजवादियों ने किस राजनीतिक पार्टी का गठन किया था। तो जर्मनी में समाजवादियों ने सोशल डेमोक्रेटिव पार्टी के नाम सोशल डेमोक्रेटिव पार्टी को समर्थन देते थे। जर्मनी में समाजवाद किस पार्टी को समर्थन करते थे? समाजवादियों ने किसका समर्थन किया? तो उत्तर होगा सोशल डेमोक्रेटिव पार्टी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए।
उसके बाद कि 1905 ईस्वी में ब्रिटेन में कि 1905 ईस्वी में ब्रिटेन में ट्रेड यूनियन और समाजवादियों ने मिलकर या समाजवादियों आंदोलनकारी मिलकर लेबर पार्टी के नाम से या लेबर पार्टी का गठन किया। लेबर पार्टी का गठन किया। यही लेबर पार्टी थी इंग्लैंड की जो भारत को स्वतंत्रता दी थी। चूंकि यह समाजवादियों का संगठन था या राजनीतिक संस्था थी, जब यह सत्ता में आई तो इसने उपनिवेशवाद का विरोध करते हुए भारत को स्वतंत्रता प्रदान की थी। 1905 ईस्वी में ब्रिटेन में ट्रेड यूनियन और समाजवादी आंदोलनकारी मिलकर लेबर पार्टी का गठन किया था। अगर यहां से प्रश्न पूछा जाए कि लेबर पार्टी का गठन किन संस्थाओं ने मिलकर किया था, तो ट्रेड यूनियन और समाजवादियों ने मिलकर। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम फ्रांस में भी समाजवादियों ने सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक राजनीतिक संस्था बनाई थी। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं कि फ्रांस में चलिए फ्रांस में समाजवादियों ने किस पार्टी का गठन किया था, तो लिख लीजिए कि फ्रांस में समाजवादियों ने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। फ्रांस में समाजवादियों ने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। इसके आगे अब लास्ट पॉइंट है कि ठीक है, अब एक चीज और था कि समाजवाद ने कई राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण कर लिया, लेकिन समाजवाद जो था, यूरोप में कहीं भी समाजवादी लोग अपनी सरकार नहीं बना पाए। हालांकि इनके लोग असेंबली में चुनाव बहुत जीते, बहुत अधिक संख्या में इनके लोग चुनाव जीते, लेकिन कहीं भी क्योंकि इनकी विचारधारा तीनों परंपराओं से अलग था। तो कोई भी परंपरावादी या हम यूं कहें उदारवादी, रूढ़िवादी या रेडिकल,
तीनों परंपराओं के लोग इनका समर्थन नहीं करते थे। यही कारण था कि अपने दम पर ये लोग कहीं भी सरकार नहीं बना पाए थे। यूरोप में इनके लोग अधिक संख्या में चुनाव जीते, लेकिन कहीं भी सरकार नहीं बना पाए। हालांकि एक चीज था कि कानून बनाने में, चूंकि अब प्रमुख विपक्षी पार्टी यूरोप में बन चुकी थी समाजवादियों की, तो कानून बनाने में इनका जो रोल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, बड़ी भूमिका निभाते थे। कानून बनाने में समाजवादी बड़ी भूमिका निभाते थे। लेकिन अगर हम सत्ता पर देखें तो उदारवादी, रूढ़िवादी और रेडिकल का ही दबदबा बना था। तो यहीं तक हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे। अब अगले पार्ट में हम रूसी क्रांति के विषय में चर्चा करेंगे। आज हमने जाना कि उदारवाद क्या है, रूढ़िवाद क्या है, रेडिकल क्या है और समाजवाद क्या है। ये चार प्रमुख संस्थाओं के विषय में हमने चर्चा किया और इन चार प्रमुख संस्थाओं से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके भी विषय में चर्चा किया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ से कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम रूसी क्रांति के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं। धन्यवाद।